वेलकम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? एक गाइडलाइंस है जो सारे स्टेट को दिया जाता है कि वो अपने स्टेट के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा दे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे, इन्वायरमेंट को क्लीन रखे और 6 से 14 साल के जो बच्चे उनको फ्री एजुकेशन दे। जो निचले तबके के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए नए नए पॉलिसी लाया जाए ताकि इनको और आगे बढ़ाया जाए। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? डायरेक्शन देता है स्टेट को एक वेलफेयर सोसाइटी बनाए, एक अच्छा समाज बनाए। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे क्या बताया जा रहा। Directive principle of state policy in India are guidelines for the government to establish social and economic democracy. They are enshrined in Part 4, Article 36 to 51 of the Indian Constitution and are non-justiciable, meaning they cannot be enforced by courts but are the fundamental in governance. यानी क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? क्या है? हिंदुस्तान में गाइडलाइंस बताता है, गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है जो जिसके लिए क्या है, माशी और समाजी, इकोनॉमिक एंड सोशल तौर पर डेमोक्रेसी को कायम करने के लिए, मतलब माशी और समाजी जमहूरियत को कायम करने के लिए कहता है। ये क्या है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में शामिल है जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक बताया गया है। हम लोग सारे आर्टिकल्स को आज पढ़ेंगे, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या है, इसको हम लोग कोर्ट में क्या चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स हम लोग का वायलेशन होता है तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जो बताया गया है अगर कोई स्टेट फॉलो नहीं करता है तो इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे सारे स्टेट को बोला गया है कि एजुकेशन को आगे बढ़ाए और वो इसमें ज़्यादा काम नहीं करते तो इसके खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। जैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने को कहा गया है तो ये गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करना है। लेकिन अगर नहीं करता है, कोई स्टेट नहीं करता है या कम करते हैं, उस फील्ड में कम करते हैं तो हम लोग नहीं जा सकते। मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या चैलेंज कोर्ट में नहीं कर सकते। वही क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दे कैन नॉट इन्फोर्स कोर्ट्स बट आर द फंडामेंटल इन गवर्नेंस। ये बुनियादी तौर पर रखा गया गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन क्या है, इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब सारे आर्टिकल्स क्या बताया जा रहा है इसमें। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36। इसमें क्या बताया जा रहा कि डिफाइन स्टेट एज पर द आर्टिकल 2, यानी इसमें स्टेट को बताया गया है, यानी एक स्टेट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो देखेंगे हम लोग स्टेट होने के लिए क्या होना चाहिए। उसका पहले तो उसका अपना एक बाउंड्री होना चाहिए। बहुत सारे मुल्क जो है, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये एक स्टेट है। उसका एक अपना गवर्नमेंट होना चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो आर्टिकल 36 में ये बताया गया कि स्टेट का डेफिनेशन बताया गया, जैसे आर्टिकल 2 में हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद क्या आर्टिकल 36(7) क्या बता रहा? स्टेट दैट डीपीएससी आर नॉट इन्फोर्सिबल बट आर फंडामेंटली गवर्नमेंट। क्या है कि कहता है कि इन्फोर्स यानी कोर्ट में हम लोग डीपीएससी को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये गवर्नमेंट में रखा गया है ताकि गाइडलाइंस मिले कि गवर्नमेंट अपना काम किस तरह से करे, किस तरह पॉलिसी बनाने में मदद करे। ठीक है, ये आर्टिकल 37 बता रहा है। उसके बाद हम लोग क्या आर्टिकल 38, इसमें क्या बता रहा है? डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट वेलफेयर बाय सिक्योरिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। क्या बोल रहा कि स्टेट को एक अच्छा समाज को बनाने को कहा जा रहा है। किस तरीक़े से? इकोनॉमिक तौर पर और सोशली तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर अगर इंसाफ को कायम रखा जाए तो क्या है, एक अच्छा समाज बनता है। तो ये डायरेक्शन देता है स्टेट को कि वो वेलफेयर सोसाइटी बनाए। अब आर्टिकल 39 क्या बता रहा कि क्या बोल रहे हैं इसमें कि इंश्योर्स एडिक्वेट मीन्स ऑफ द लिवलीहुड, इक्वल पे, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स एंड चिल्ड्रेन। इसमें क्या बताया जा रहा है कि रोज़गार को बढ़ावा दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, इक्वल पे दिया जाए। यानी अगर एक कोई काम है, सेम काम अगर लड़का हो या लड़की हो, दोनों 8-8 घंटा कर रहे हैं तो दोनों का जो सैलरी है, दोनों का जो वेजेस है वो सेम होना चाहिए। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसोर्स इक्वली तौर पर सबको बांटा जाना चाहिए। और किसको? बच्चों का और जो वर्कर्स मजदूर है उसकी हिफाजत होनी चाहिए कि उसके साथ कोई बुरा सलूक ना कर पाए। ये आर्टिकल 39 बता रहा। तो आर्टिकल 39(a) क्या बता रहा है इसमें? प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द पुअर। यानी समझिए कोई गरीब इंसान है, वो उसको केस करना है किसी के ऊपर या उसका ज़मीन पे कुछ प्रॉब्लम केस करना है, अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि एक वकील रख पाए तो उसको फ्री लीगल एड दिया जाता है। ठीक है, वो आर्टिकल 39(a) के जरिए बताया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 40। इसमें बताया जा रहा डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज पंचायती राज। देखेंगे हम लोग हर गांव में पंचायती राज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें डायरेक्शन दिया गया है कि पंचायती राज को बनाया जाए। आर्टिकल 40 में ये बात बताया गया है। अब हम लोग आर्टिकल 41 पढ़ेंगे, जो देखेंगे इसमें क्या बताया जा रहा है। इंश्योर्स द राइट टू वर्क
एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। क्या इसमें यकीन दिलाया गया है कि काम करने का हक सबको है, तालीम हासिल करने का यानी शिक्षा हासिल करने का हक सबको है, और लोगों की मदद करने का यकीन दिलाया गया आर्टिकल 41 में स्टेट के तरफ से। ठीक है, उसके बाद क्या आर्टिकल 42, इसमें क्या बताया जा रहा, इसमें बताया जा रहा है इंश्योर द जस्ट एंड द ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। यानी इसमें यकीन दिलाया जाता है क्या, इंसाफ का और इंसानियत का। इंसानियत क्या है, अगर कोई को प्यास लगा है तो बगैर हम लोग उसके मजहब जात को देखे उसको पानी पिला दे, अगर कोई गरीब है भूखा है देख रहे हैं कि उसको बहुत भूख लगा है तो हम लोग कुछ खिला दे, तो इंसानियत का है। ठीक है, इंसानियत का बात कहा गया। और मैटरनिटी रिलीफ क्या, समझिए कोई औरत है, कोई लड़की अगर काम कर रही है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको छुट्टी देना चाहिए, मतलब रिलीफ देना चाहिए जब तक के लिए, मतलब उनका जब तक उनको प्रॉब्लम है, काम मतलब वो सही से नहीं कर पाए, इसीलिए उनको थोड़ा रिलीफ देनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 42 में बताया गया है। अगर हम लोग आर्टिकल 43 पढ़े, इसमें क्या बता रहा, प्रोमोट्स लिविंग वेजेस एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रीज, यानी मजदूरी मिलनी चाहिए सारे वर्कर्स को, और इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट को और प्रोमोट करना चाहिए, ताकि इन अलग अलग इंडस्ट्री में जो वर्कर्स है वो पार्टिसिपेट करें, काम करें। अब आर्टिकल 43A, इसमें क्या बताया जा रहा, इंकरेजेस वर्कर्स पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट्स, अलग अलग तरह के मैनेजमेंट से अलग तरह का फील्ड है काम करने के, उसमें बढ़ावा देना चाहिए मजदूरों को, वर्कर्स को, ताकि वो पार्टिसिपेट करें। अब आर्टिकल 44 क्या बोल रहा है इसमें, आर्टिकल 44 बोल रहा, सिक्स टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने को बताया जा रहा है, वो आर्टिकल 44 में इसको बताया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है आर्टिकल 45, इसमें क्या बोल रहा, प्रोवाइड्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स। ठीक है, आर्टिकल 45 में नॉर्मली ये बताया जा रहा है 6 से 14 साल। ठीक है, 6 ईयर है, तभी देखिए आर्टिकल 21A जब पढ़िएगा तो उसमें बताया, माने 6 साल के अंदर तक के बच्चे को फ्री तालीम देनी चाहिए, उसका केयर करना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन फ्री होना चाहिए, ये बताया गया है, और उसका देखभाल अच्छे से होना चाहिए। आर्टिकल 46 में क्या बताया, प्रोमोट्स द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शंस। क्या है, एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी तालीमी तौर पर और माशी तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर बढ़ावा देना चाहिए किसको, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोमोट करना चाहिए, वीकर सेक्शंस यानी जो निचले तबके लोग हैं उनके, क्योंकि ये लोग क्या है तालीमी तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर बहुत दबे हुए होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए इनको आगे बढ़ाना चाहिए, इसको प्रोमोट करना चाहिए। ये कौन बोल रहा, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल बता रहे हैं इंडिया का, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का, आर्टिकल 46। अब क्या आर्टिकल 47, इसमें क्या बताया जा रहा है, डायरेक्ट द स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। क्या है, स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है कि वो अपने पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे और रोके, क्या चीज़ को, नशा वाले चीज़ को, ड्रिंक्स को, ड्रग्स को, ये सब को रोके। ठीक है, हर स्टेट को बताया जा रहा है कि ये सबको रोकना है, मतलब नशा, मतलब शराब, ये सब जिससे भी नशा बढ़े उसको रोकना है, ताकि पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा दिया जाए। तो आर्टिकल 47 में ये बात बताया गया। आर्टिकल 48 में क्या बोला, प्रोमोट्स एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री, यानी एग्रीकल्चर काश्तकारी को बढ़ावा दे, प्रोमोट करा जाए, और एनिमल हस्बेंड्री यानी जानवरों का पालन पोषण जो होता है वो किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, प्रोमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, आर्टिकल 48 अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या बताया जा रहा, प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी हमारे माहौल को साफ रखना है। सिर्फ ये स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक हमारे मुल्क के शहरी की जिम्मेदारी है शहर कि वो अपने इन्वायरमेंट को साफ रखें। किस तरह हमें साफ रखना है, पोल्यूशन से बचाना है। ठीक है, पोल्यूशन से बचाना है, कुछ गलत चीज़ नहीं करना जिससे हमारे इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़े, गलत इफेक्ट पड़े। वाइल्ड लाइफ को बचाना यानी जंगली, वाइल्ड लाइफ क्या मतलब जंगली जिंदगी जो होता है, जैसे गाछ को, मतलब ट्रीज़ को नहीं काटना है हम लोग को, ताकि जंगल में जो लोग रहते हैं उसकी हिफाजत हो। अब आर्टिकल 49 क्या बता रहा है, प्रोटेक्ट्स द मोनूमेंट्स एंड द प्लेसेस ऑफ द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। मोनूमेंट्स मतलब निशानी, यानी हमारे मुल्क की जो शान है, बहुत सारे हमारे मुल्क में इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेस है, जिसको बचा कर रखना चाहिए, जो हमारे हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एक दो एग्जांपल, अगर बहुत सारे हमारे मुल्क में, तो अगर एक दो एग्जांपल ले, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ये सब। ठीक है, इनकी हिफाजत करना है। आर्टिकल 50 में क्या बताया जा रहा, इंश्योर द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो क्या है, देखो सेपरेशन मतलब जुडिशियरी, मतलब अदालत को, जुडिशियरी जो है एग्जीक्यूटिव से क्या है सेपरेशन अलग अलग होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे हमारे मुल्क में है जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशियरी क्या है, ये कानून को, लेजिस्लेचर क्या है, कानून बनाता है, जुडिशियरी क्या है,
जुडिशरी जो है उसको मतलब उसको मानता है, मतलब उसको देखता है वो सही है कि नहीं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या है, इसको लागू करवाता है, ठीक है। यानी पुलिस होगा, समझिए एग्जीक्यूटिव पुलिस है, लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट में होते हैं कानून बनाते हैं, इन तीनों का जो काम है अलग अलग, किसी के ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर समझिए जुडिशियरी है, कोई फैसला दे रहा तो एग्जीक्यूटिव उसमें दबाव नहीं डाल सकता है, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर कानून बना रहा है तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे दबाव नहीं डाल सकते हैं, यानी तीनों इंडिपेंडेंस होना चाहिए, आर्टिकल 50 में बताया है। अगर हम लोग आर्टिकल 51 लास्ट पढ़े तो इसमें क्या बताया, प्रोमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। हमारे मुल्क का एजेंडा भी है कि इंटरनेशनल पीस यानी अमन सकून को हम लोग क्या आगे बढ़ाते हैं, इंटरनेशनल पीस को कायम करने का बताया गया है किसमें, आर्टिकल 51 में। यानी इसमें क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर्ड बाय द आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात याद रखिएगा, हमारे जो मुल्क का डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ से इंस्पायर है, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और एम टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, क्या कि एक अच्छा समाज बनाया जाए हमारे मुल्क में जहाँ पे सारे लोग सुकून के साथ रहे। द कॉम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स इन द राइट द लेजिस्लेचर इन द पॉलिसी मेकिंग। तो क्या है कि इसमें पॉलिसी मेकिंग यानी पॉलिसी बनाने में मदद करता है कौन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो हर स्टेट को। तो मैं अगर क्या क्या हम लोग पढ़े, अगर हम लोग थोड़ा देखें तो इसमें क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट बता रहे हैं कि एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाए, जो आर्टिकल 36 से 51 में है, जो आज हम लोग पूरा डिस्कस करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।